ये वीडियो ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम स्वयं ERP नेक्स्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो हमारा सेलिंग मॉड्यूल यानी कि सेल्स मॉड्यूल के ऊपर है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको आपके वेब ब्राउज़र ओपन करके वेब ब्राउज़र में आपको ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन का URL डालना है। मैंने मेरा URL डाल दिया है और मैं अब ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन को लॉगिन करूंगा। जैसे मैं URL डालने के बाद एंटर करता हूं तो मेरा लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें मुझे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेरा वर्क स्पेस ओपन हो जाता है, जिस वर्क स्पेस में मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग मॉड्यूल्स मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि होम है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, HR है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, CRM है, प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ नीचे सपोर्ट का मॉड्यूल है, यूज़र का मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आज हम सेलिंग मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे, तो मैं सेलिंग मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेलिंग मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरा डॉक टाइप ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे मेरा वर्क स्पेस दिखाई देता है, जिस वर्क स्पेस में सबसे पहले आपको सेल ऑर्डर ट्रेंड का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आप आपके कंपनी का मंथली सेल्स एनालिसिस या मंथली सेल्स का ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो। हर एक महीने के ऊपर आपका सेल्स कितना है, क्या है, ये हर एक महीने के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिसंबर में मेरा मंथली सेल्स लगभग 3,80,000 का है। उसके साथ साथ जनवरी में 2,45,000 रुपये ऊपर आया हुआ है। इस तरह से आप सेल ऑर्डर ट्रेंड हर महीने का इस डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हो। उसके नीचे क्विक एक्सेस का मेनू आपको अवेलेबल होता है, जिसमें आप एटम को एक्सेस कर सकते हो, सेल ऑर्डर को आप एक्सेस कर सकते हो, सेल्स एनालिटिक्स आप देख सकते हो, या डैशबोर्ड को आप एक्सेस कर सकते हो। क्विक एक्सेस के नीचे आपको रिपोर्ट्स और मास्टर्स के मेन्यू अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सेलिंग में आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, कोटेशन क्रिएट कर सकते हो, सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, सेल इनवाइस क्रिएट सकते हो, ब्लैंकेट ऑर्डर, सेल पार्टनर आप डिफाइन कर सकते हो, सेल्स पर्सन का रिकॉर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद एटम और प्राइसिंग में आप एटम, उसके बाद एटम का प्राइस लिस्ट, एटम ग्रुप, प्रोडक्ट बंडल, ये सब आप यहाँ पे एटम और प्राइसिंग में डिफाइन कर सकते हो। सेटिंग्स में आप सेलिंग मॉड्यूल के सेटिंग्स कर सकते हो, आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इन सेलिंग सेटिंग्स में। रिपोर्ट्स में की रिपोर्ट्स है, सेल्स एनालिटिक्स का है, सेल्स ऑर्डर है, सेल्स फनेल रिपोर्ट है, सेल ऑर्डर ट्रेंड है, कोटेशन ट्रेंड्स है। उसके बाद अदर रिपोर्ट्स में आप कस्टमर का एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, अवेलेबल स्टॉक फॉर पैकिंग आइटम आप देख सकते हो, डिलीवरी नोट ट्रेंड आप देख सकते हो। ऐसे अलग अलग से रिपोर्ट्स है। सेल्स मॉड्यूल के लिए या सेलिंग मॉड्यूल के लिए आपको पास दो मास्टर्स अहम है, जो कि सबसे पहला है एटम मास्टर और दूसरा है कस्टमर मास्टर। तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर मास्टर से शुरुआत करेंगे। जैसे मैं कस्टमर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा कस्टमर का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। तो मुझे नया कस्टमर का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए मुझे ऐड कस्टमर बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे ऐड कस्टमर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा कस्टमर क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाता है, जिस फॉर्म में मुझे यहाँ पे 6 अलग अलग टैब दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है डिटेल का टैब, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड एड्रेसेस का टैब है, उसके बाद टैक्स का टैब है, उसके बाद अकाउंटिंग का टैब है, उसके बाद सेल्स टीम का टैब है, और सबसे आखिर में सेटिंग का टैब है। तो एक बाय एक टैब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले डिटेल्स के टैब में जाते हैं। डिटेल्स के टैब में यहाँ पे मुझे सबसे पहले कस्टमर का नाम डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम डालता हूँ। तो मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया है। उसके बाद मैं टेरिटरी डिफाइन करूँगा। मेरी टेरिटरी इंडिया है, पुणे है, या वेस्ट है, ईस्ट है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आपकी
पर्टिकुलर टेरिटरी इस टेरिटरी के ड्रॉप डाउन में नहीं होगी, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू टेरिटरी बटन के ऊपर क्लिक करके आप आपकी टेरिटरी भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा टेरिटरी इंडिया ले लेता हूँ। उसके बाद कस्टमर टाइप में कस्टमर मेरी कंपनी है या इंडिविजुअल कस्टमर है या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, इसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये मेरी कंपनी है, इसलिए मैं कंपनी को लेता हूँ। अगर ये कस्टमर हमें लीड के ऊपर से मिला होगा तो आपको पर्टिकुलर लीड यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है, या अपॉर्चुनिटी से आई होगी तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का नंबर रेफरेंस भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इस कस्टमर के लिए अगर आपको कोई अकाउंट मैनेजर डिफाइन करना होगा तो आप यहाँ पे नीचे आपका कस्टमर मैनेजर सिलेक्ट करके आप उसको एज अ इस कस्टमर के लिए अकाउंट मैनेजर भी आप डिफाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ नीचे कस्टमर ग्रुप में हमें कस्टमर ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कमर्शियल है या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है या इंडिविजुअल है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑब्वियसली मेरा कमर्शियल ग्रुप में आएगा, इसलिए मैं कमर्शियल ग्रुप ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हमें करने हैं। इसका डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड सेलिंग रहने वाला है। इसका बिलिंग करेंसी क्या रहने वाली है, तो मैं INR में इसके साथ बिजनेस करूंगा, इसलिए मैंने बिलिंग करेंसी INR डाली। उसके बाद डिफॉल्ट कंपनी बैंक अकाउंट मुझे अगर कस्टमर का होगा तो मैं यहाँ पे वो भी डिफाइन करूंगा। अगर मेरा ये इंटरनल कस्टमर है तो मैं इंटरनल कस्टमर में यहाँ पे इसका चेकबॉक्स एक्टिवेट करके ये कस्टमर हमारे किस कंपनी का रेफरेंस से है ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट और एड्रेस में इस कंपनी का बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके साथ साथ टैक्सेशन में इसका टैक्स कैटेगरी, उसके साथ साथ उसका GSTN नंबर, अगर GSTN नंबर है तो कौन से कैटेगरी के अंडर रजिस्टर है, क्या ये रेगुलर रजिस्टर है, क्या ये सेल्स के अंडर है या डीम एक्सपोर्ट के अंडर है या UN होल्डर है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे है। आप आपके हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकते हो। मेरा कस्टमर अनरजिस्टर है, इसलिए मैंने GST नंबर ब्लैंक रखा हुआ है और टैक्स कैटेगरी अनरजिस्टर रखी हुई है। साथ नीचे आप पैन नंबर्स, कंपनी का पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। अकाउंटिंग के टैब में यहाँ पे डिफॉल्ट पेमेंट टर्म्स का टेम्पलेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो भी आपका डिफॉल्ट पेमेंट टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से क्रेडिट लिमिट भी आप यहाँ पे नीचे सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ इस कस्टमर के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर सेल्स की टीम काम कर रही है तो आप सेल्स के टीम के टेबल में यहाँ पे अलग अलग सेल्स पर्सन के नाम, उसका कंट्रीब्यूशन और उसका कमीशन का रेट और उसका इंसेंटिव भी यहाँ पे डाल सकते हो। सेटिंग्स में कुछ बाय डिफॉल्ट फ्लैग्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि हमें इस कस्टमर का सेल इनवाइस विदाउट सेल ऑर्डर से अगर जनरेट करना होगा तो आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा। उसके साथ साथ विदाउट डिलीवरी नोट अगर इसका सेल इनवाइस जनरेट करना होगा तो आपको इस फ्लैग को एक्टिवेट करना होगा। अगर किसी कारणवश कस्टमर को आपको अगर फ्रोजन करना है तो यहाँ पे फ्रोजन और डिसेबल का फ्लैग भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से कोई भी एक फ्लैग यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, ये सेटिंग्स में है। डिटेल्स में हमने कस्टमर के पूरे डिटेल्स भर दिए हैं। यहाँ पे अभी इस कस्टमर के रिकॉर्ड को हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये मेरा कस्टमर अब ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल्ड हो चुका है। मैं यहाँ पे जाके इस कस्टमर के साथ आगे हम लोग अभी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेलिंग मॉड्यूल में दूसरा इंपॉर्टेंट मास्टर रिकॉर्ड है वो मतलब आइटम मास्टर। जैसे कि हमने परचेस मॉड्यूल में भी देखा कि हमने आइटम मास्टर क्रिएट किया था, सिमिलरली यहीं पे भी हम लोग सिमिलर टाइप से आइटम क्रिएट कर सकते हैं। हमें जाना कहाँ है, आइटम में जाने के बाद ऐड आइटम बटन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे आइटम के डिटेल्स भरने हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स के टैब में आप आइटम कोड डाल सकते हो, आइटम नेम डाल सकते हो, आइटम का ग्रुप जैसे कि रॉ मटेरियल है या बॉट आउट है या प्रोडक्ट है या सब असेंबली है, इस अलग अलग यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे आप इस ग्रुप को सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो। तो चलिए एक आइटम हम लोग क्रिएट करेंगे। मैंने
001 नाम का एटम कोड जैसे डाल दिया तो वहाँ पे सिस्टम ने मुझे पॉपअप दिया कि यह एटम ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो मुझे कुछ अलग एटम कोड डालना पड़ेगा। तो मैंने एटम कोड डाल दिया। उसके साथ साथ मैं एटम का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद एटम का ग्रुप। अब ये जस्ट मैं आपको आपके कंसेप्ट के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने परचेस मॉड्यूल में एटम क्रिएट किया हुआ है। तो मैं एटम का ग्रुप यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे HSN कोड मैं डाल दूंगा। उसके साथ साथ ऊपर कुछ फ्लैग्स दिए हैं। अगर इस आइटम को आपको डिसेबल करना होगा तो आप डिसेबल को फ्लैग को चेक करेंगे। स्टॉक मेंटेन करना होगा तो आप यहाँ पे मेंटेन स्टॉक के ऊपर चेक मार्क करेंगे। उसके साथ साथ अलाउ, अगर इस आइटम के लिए आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव आइटम है तो आप इसको अलाउ अल्टरनेटिव आइटम को सिलेक्ट करके आप आइटम कोड अल्टरनेटिव आइटम डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंक्लूड करना होगा तो आप यहाँ पे इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग भी सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ डालना होगा तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक के फील्ड में डाल सकते हो। वैल्यूएशन रेट, उसके बाद स्टैंडर्ड सेलिंग रेट अगर आपके पास कुछ होगा तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसका मेजर ऑफ यूनिट डिफॉल्ट नंबर्स रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे से आपको जो भी चाहिए वो डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन के ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको नंबर से रख दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के नोड में आके हम लोग इस आइटम का डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। उसके बाद इन्वेंट्री के टैब में आके यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि इसका शेल्फ लाइफ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वारंटी पीरियड हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद उसका मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप बाय डिफॉल्ट परचेस रहने वाला है। अगर आपको चाहिए तो नीचे से आप आपके हिसाब से परचेस रिक्वेस्ट टाइप भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद वैल्यूएशन मेथड, 3 अलग अलग वैल्यूएशन मेथड्स होती है। पहला है फिपो, दूसरा है मूविंग एवरेज, तीसरा है लिपो। अगर हम लोग इसको ब्लैंक रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ईआरपीनेक्स इसको लिपो में कैलकुलेशन कर लेगी वैल्यूएशन मेथड करते समय। उसके बाद नीचे हम लोग इस आइटम के लिए बारकोड के टेबल में बारकोड डिफाइन कर सकते हैं। ऑटो रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका अलग अलग अगर मेजर ऑफ यूनिट्स आपको डिफाइन करना होगा तो वो भी आप यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर्स में जाके इस टेबल में आपको डिफाइन आप कर सकते हो। साथ ही साथ उसका कन्वर्जन फैक्टर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ नीचे अगर इस आइटम के लिए कुछ आपको सीरियल नंबर या बैच नंबर जनरेट करना होगा तो वो भी फ्लैग यहाँ पे अवेलेबल है। आपके हिसाब से आप चाहे तो बैच नंबर जनरेट कर सकते हो, चाहे तो सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हो। अकाउंटिंग के टैब में अगर यही आइटम आप आपके मल्टीपल कंपनियों के लिए परचेस कर रहे होगे तो यहाँ पे मल्टीपल कंपनी का डिटेल्स आप यहाँ पे अकाउंटिंग की टैब में डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि उसका डिफॉल्ट वेयर हाउस क्या होगा, डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट क्या होगी इत्यादि। उसके साथ साथ परचेसिंग में हम लोग इसके डिफॉल्ट मेजर ऑफ परचेस यूनिट क्या होने वाला है, उसका लीड टाइम क्या होने वाला है, उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेफ्टी स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सप्लायर डिटेल्स में हम लोग इस आइटम के सप्लायर का पार्ट नंबर या सप्लायर का नाम यहाँ पे हम लोग सप्लायर आइटम के टेबल में डिफाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके सप्लायर का नाम सिलेक्ट कीजिए और सप्लायर का पार्ट नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। फॉरेन ट्रेड डिटेल्स में आप अगर आपकी कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रही हो तो आप फॉरेन ट्रेड डिटेल्स में जाके उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे आप भर सकते हो, जैसे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, उसके साथ साथ कस्टम टैरिफ नंबर क्या है, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सेल्स के टैब में यहाँ पे आप डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट सेल्स का क्या होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैंने नंबर्स ले लिया है। उसके साथ साथ अगर हमें कोई डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज अगर डिफाइन करना होगा तो यहाँ पे आप उसका मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज आप डिफाइन कर सकते हो।
उसके साथ साथ यहाँ पे अगर इस आइटम के लिए आपको कमीशन ग्रांट करना है या इस आइटम को सेल्स के लिए अलाउ करना है, तो ये दो डिसीजन मेकिंग फ्लैग यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग टू आप इसको आपका चॉइस बना सकते हो। उसके साथ साथ टैक्सेशन में आप इस आइटम के लिए कौन सा टैक्स टेम्पलेट एप्लीकेबल है, वो टैक्स टेम्पलेट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि जीएसटी 12% है, 18% है, 28% है। साथ साथ उसकी कैटेगरी इन स्टेट है या आउट स्टेट है, इस तरह से कैटेगरी भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। क्वालिटी के टैब में बिफोर परचेसिंग और बिफोर डिलीवरी अगर कुछ क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाना है तो उसका डिसीजन मेकिंग ये फ्लैग एक्टिवेट करके आप कर सकते हो। साथ ही साथ इस आइटम के लिए अगर आपके पास कोई टेम्पलेट अवेलेबल होगा, वो टेम्पलेट भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के टैब में आप इस आइटम को अगर हम वेंडर के पास प्रोसेसिंग के लिए भेजने वाले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आके इस फ्लैग को आपको एक्टिवेट करना होगा। तो इस प्रकार ये सब इंफॉर्मेशन भरने के बाद इस आइटम को हम लोग सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। पहले ही मैंने आइटम को क्रिएट किया था, इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूंगा। तो चलिए, सेलिंग ऑर्डर में हम लोग ने हमारा दो अहम मास्टर देख लिए, एक आइटम मास्टर और दूसरा कस्टमर मास्टर। अब सेल्स ऑर्डर शुरू होता है कोटेशन जनरेशन से। हम लोग सबसे पहले हम लोग कस्टमर के लिए कोटेशन बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, सेलिंग में जाके कोटेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं कोटेशन का डैशबोर्ड ओपन कोटेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा कोटेशन का डॉक टाइप ओपन हो जाता है और इस डॉक टाइप से मेरा वर्कस्पेस दिखाई देता है। इसमें मैं ऐड कोटेशन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरा न्यू कोटेशन का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें मुझे सबसे पहले कोटेशन किसको भेजना है, कस्टमर को भेजना है या कंपनी को भेजना है या चैनल पार्टनर को भेजना है, इसका आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, मेरा कस्टमर है, लीड है या प्रोस्पेक्ट है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में कस्टमर का नाम मुझे डालना है। तो हमने एक कस्टमर क्रिएट किया था, तो इसलिए मैंने कस्टमर का नाम सिलेक्ट किया। उसके साथ इसकी वैलिडिटी बाय डिफॉल्ट ERP नेक्स्ट में 30 डेज की होती है। अगर आप वैलिडिटी डेट टिल वैलिडिटी डेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हो। ऑर्डर टाइप मेरा सेल्स है या मेंटेनेंस है, तो मैं यहाँ पे सेल्स ही सिलेक्ट करूंगा। उसके साथ साथ नीचे करेंसी और प्राइस लिस्ट में मैं बाय डिफॉल्ट मेरा करेंसी मैंने INR सेट किया था। उसके साथ साथ प्राइस लिस्ट स्टैंडर्ड सेलिंग भी मैंने सेट की थी। अगर करेंसी आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे हम लोग एटम के डिटेल्स में आएंगे। एटम के डिटेल में हम लोग एटम कोड डालेंगे। ने एटम कोड डाल दिया। उसके साथ साथ हमने इसका क्वांटिटी एंटर करना है, कितना क्वांटिटी का कोटेशन हमें मांगा था वो क्वांटिटी, और उसके साथ साथ इसका सेलिंग प्राइस। तो हमने सेलिंग प्राइस डाल दी, क्वांटिटी डाल दी कोटेशन के ऊपर। उसके बाद अगर आपका सप्लायर या आपका कस्टमर GST रजिस्टर है तो आप यहाँ पे नीचे बाय डिफॉल्ट टैक्स टेम्पलेट लगा के इसको GST भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मेरा कस्टमर GST रजिस्टर नहीं है, इसलिए मैं ये नीचे से हटा देता हूँ। टैक्स टेम्पलेट जो भी आप इन स्टेट आउट स्टेट जो भी आप लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैं इन स्टेट मैंने सिलेक्ट किया है आउटपुट, तो मेरा GST का आउटपुट का लेजर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और उसका कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली हो चुका है। उसके साथ साथ टर्म्स और कंडीशन में हमें पेमेंट टर्म्स रिलेटेड यहाँ पे आप पेमेंट टर्म्स डाल सकते हो कि आपको पेमेंट अगर क्रेडिट देना होगा तो आप कितने दिनों के लिए क्रेडिट दे रहे हो, या इमीडिएट कैश पेमेंट चाहिए या एडवांस चाहिए या प्रोफॉर्मा के अगेंस्ट चाहिए। ऐसे अलग अलग पेमेंट टर्म्स आप यहाँ पे
पेमेंट टर्म के टेम्पलेट से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये पेमेंट टर्म सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट मेरा पेमेंट टर्म आ चुका, उसके साथ साथ मेरा ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है पेमेंट टर्म्स डालने के बाद। जो भी पेमेंट टर्म आप डालते हो उसके हिसाब से मेरा पेमेंट ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है ERP-NEXT। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ERP-NEXT एप्लीकेशन। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए कुछ भी पेमेंट टर्म यहाँ पे नहीं डालेंगे। उसके साथ साथ हम डिलीवरी टर्म्स भी यहाँ नीचे से हम लोग सेट कर सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले से डिलीवरी टर्म्स का टेम्पलेट क्रिएट करके रखा हुआ है। सिर्फ आपको टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर से डिलीवरी टर्म्स भी अपने आप नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। ये सब इंफॉर्मेशन भरने के बाद इस कोटेशन को हम लोग अभी फिलहाल सेव करेंगे, जस्ट क्लिकिंग ऑन सेव बटन। तो मैंने ये कोटेशन सेव कर लिया है। मेरा कोटेशन नंबर SAL QTN 2024 4x06 जनरेट हो चुका है, जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट स्टेट में है। इसको मैं कंफर्म करने के लिए सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको यस करेंगे। जैसे ही मैं सबमिट करके मैंने इसको कंफर्मेशन दे दिया है, तो ये अभी मेरा स्टेटस चेंज होके ओपन स्टेटस में चला गया है। अगर इसी आपका कस्टमर इस कोटेशन को अप्रूवल दे देता है, तो यहीं से आप इसको क्रिएट सेल ऑर्डर भी कर सकते हो। अगर सपोज किसी कारणवश ये कोटेशन आपके हाथ से, ये ऑर्डर आपके हाथ से चली जाती है, तो आपको यहीं से भी आप इसको सेट एज अ लॉस्ट बोल के डिफाइन कर सकते हो। इस केस में आपको लॉस का रीजन डिफाइन करना होगा। उसके साथ साथ इसका किसी लॉस का रीजन अगर कॉस्ट डिफरेंस है, तो उस केस में आपको कॉम्पिटिटर का नाम भी डालना होगा, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे नीचे डिटेल रीजन भी इसका लिखकर इसको डिक्लेयर एज अ लॉस बोल के डिक्लेयर कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहीं से मैं इसका सेल ऑर्डर भी जनरेट कर लेता हूँ। तो मुझे सेल ऑर्डर जनरेट करने के लिए क्रिएट बटन के ऊपर जाना है और आपको सेल ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं सेल ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद मेरा सेल ऑर्डर का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। कोटेशन के ऊपर से कस्टमर के डिटेल ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे कस्टमर का परचेस ऑर्डर नंबर परचेस ऑर्डर के टेक्स्ट बॉक्स में डालना है, तो मैंने परचेस ऑर्डर नंबर डाल दिया। परचेस ऑर्डर डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। नीचे मेरा आइटम कोड कोटेशन के ऊपर से आ चुका है, उसका डिलीवरी डेट आ चुका है, उसका रेट आ चुका है। ये सब चीजें कंफर्मेशन करने के बाद मेरा टैक्सेशन डिटेल भी लग चुका है। इसको मैं इस सेल ऑर्डर को मैं अब इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद ये मेरा सेल ऑर्डर अभी ड्राफ्ट स्टेट में चला गया है। इसको कंफर्म करने के लिए मैं इसको सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद ये मेरा सेल ऑर्डर अब डिलीवरी के लिए तैयार है, क्योंकि इसका स्टेटस अब टू डिलीवर एंड बिल करने के लिए तैयार है। तो इसका स्टेटस चेंज हो चुका है टू डिलीवर एंड बिल। अब इसको इसी सेल ऑर्डर को हम लोग आगे ले जाते हैं, जो कि हमें एक तो हम यहाँ पे इसका डिलीवरी नोट भी जनरेट करेंगे या इसका सेल इनवॉइस भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको अगर डिलीवरी नोट जनरेट करना होगा तो आप डिलीवरी नोट भी जनरेट कर सकते हो, या सेल्स इनवॉइस करना होगा तो सेल्स इनवॉइस भी आप यहीं से जनरेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका सेल इनवॉइस जनरेट करेंगे। मैं सेल इनवॉइस के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने सेल इनवॉइस के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा सेल इनवॉइस का डॉक टाइप ओपन हो चुका है, जो जिसका डिफॉल्ट स्टेटस अब नॉट सेव है। कस्टमर के डिटेल्स सेल ऑर्डर के ऊपर से आ चुके हैं। मेरा डेट बाय डिफॉल्ट आज का है, पोस्टिंग टाइम आज का है। अगर सपोज मुझे क्रेडिट नोट या सेल रिटर्न अगर करना होगा तो यहीं से मैं इसको फ्लैग एक्टिवेट करके इसका क्रेडिट नोट भी जनरेट कर सकता हूँ, इन केस ऑफ मेरा सेल रिटर्न होगा तो। उसके बाद नीचे हम लोग आइटम के डिटेल्स में आएंगे। आइटम डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे। मेरा रेट बीट हम लोग चेक करके लेंगे इसका क्या है।
टैक्सेशन डिटेल हम लोग चेक कर लेंगे और इस सेल्स इनवॉइस को सेव करेंगे। सेव करने से पहले सेल इनवॉइस में पेमेंट का टैब है, वो भी हम लोग देखेंगे। अगर एडवांस पेमेंट कुछ होगा तो यहाँ पे आप एडवांस पेमेंट का डिटेल्स देख सकते हो। उसके बाद लॉयल्टी पॉइंट्स या रिडम्पशन या कोई स्कीम आपने डिक्लेयर की होगी तो उसके डिटेल्स आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, लॉयल्टी पॉइंट्स में है या रिडम्पशन पॉइंट में कुछ है क्या। उसके साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशन में आप पेमेंट टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स यहाँ पे आप देख सकते हो, डिलीवरी रिलेटेड टर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब चेक करने के बाद मैं इस सेल्स इनवॉइस को सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सेव करूंगा। सेव करने के बाद मेरा ये बाय डिफॉल्ट अब ये ड्राफ्ट स्टेट में चला गया हुआ है। तो इसको मैं कंफर्म करने के लिए सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ई वे बिल का मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है, बिलिंग एड्रेस रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ई वे बिल। तो जब तक हमारा बिलिंग एड्रेस नहीं पड़ेगा तब तक यहाँ पे ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता। तो फिलहाल के लिए हमारा कस्टमर ये अनरजिस्टर है, तो इसलिए हम लोग इसका ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ आज लोग हम यहीं पे रुक जाते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सेल्स मॉड्यूल में कोटेशन से लेके सेल इनवाइस तक किस तरह से हमने करना है ये सीख लिया है। जाने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को ध्यान में रखें। अगर आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही है या आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जैसे कि व्हाट्सएप या माइग्रेशन जैसे या टैली इंटीग्रेशन जैसे या आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आप हमारा सपोर्ट कंसल्टेशंस आपके पैकेज के अनुसार हमारे वेबसाइट से या हमें ईमेल आईडी से बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी है erpnext@filean.com। ये वीडियो फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉपीराइट्स और ओनरशिप एक्ट के अंदर बना हुआ है, जो सिर्फ उनके ग्राहक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करना या गैर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक CMMI लेवल 3 ISO एंड DIPP सर्टिफाइड कंपनी है, जिसका मिशन है भारत में MSME बिजनेसेस को कम से कम पैसों में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जैसे ERP सॉफ्टवेयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।